ए स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ए स्टडी पॉइंट में लगातार आप क्लासेस ले रहे हैं। हम कई दिनों से जीव विज्ञान की क्लासेस चला रहे हैं। आपके इस प्यार को हम प्रणाम करते हैं, आपकी इस मोहब्बत को हम स्वीकार करते हैं। हम इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से जीव विज्ञान के कुछ टॉपिक्स के बारे में भी पढ़े हैं, कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं और आने वाले टाइम में अपन बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने ए स्टडी पॉइंट के आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके अलावा अपने साथियों तक जहाँ पर इसकी हकीकत में ज़रूरत है, गांव के उन छोटी छोटी गलियों के अंदर जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का कार्य आपका है। अब अपन पढ़ाई की बात करें तो कल हमने किडनी की संरचना के बारे में पढ़ा था। उत्सर्जन तंत्र पाठ पढ़ रहे हैं। कल हमने किडनी की संरचना के बारे में पढ़ा था, नेफ्रॉन की संरचना के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना के विभिन्न प्रकार के भागों के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि नेफ्रॉन की संरचना के अंदर दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो मेलपिगी काय होता है और नलिकाकार भाग होता है। मेलपिगी काय के अंदर दो प्रकार की संरचनाएं होती है, एक तो ग्लोमेरुलस होता है और एक बोमेन संपुट होता है। हम ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट के बारे में पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे अपन नलिकीय संरचनाओं के बारे में। तीसरी संरचना के बारे में अपन बात करेंगे, वो है पीसीटी। पीसीटी समीपस्थ संवलित नलिका। पीसीटी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये पीसीटी बोमेन संपुट होता है, वो इस पीसीटी के अंदर खुलता है। बोमेन संपुट की नलिका होती है, वो इस पीसीटी के अंदर खुलती है। ये पीसीटी एक अत्यंत कुंडलित नलिका है। क्या है? अत्यंत कुंडलित नलिका, जो सरल घनाकार उपकला ऊतक से निर्मित होती है। यह एक अत्यंत कुंडलित नलिका है, जो सरल घनाकार उपकला ऊतक से बनी, उपकला ऊतक से बनी होती है। ठीक है, अब अपन इसकी आंतरिक सतह की बात करें तो आंतरिक सतह के अंदर छोटी छोटी विलाई पाई जाती है, माइक्रो विलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसकी आंतरिक स्वतंत्र सतह पर माइक्रो विलाई की ब्रश बॉर्डर पाई जाती है। ये सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि के द्वारा मूत्र में से जल के निर्माण को, जल के अवशोषण को प्रेरित करती है। ठीक है, इसकी स्वतंत्र सतह पर माइक्रोविलाई की ब्रश बॉर्डर पाई जाती है, जो निस्यंदन में पुनरावशोषण की क्रिया करती है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें, इस पीसीटी के अंदर अत्यधिक मात्रा में पुनरावशोषण की प्रक्रिया होती है, यानी कि यहां पर सर्वाधिक पुनरावशोषण की प्रक्रिया होती है। अत्यधिक मात्रा में मूत्र को सांद्रित करने का कार्य इस पीसीटी के अंदर किया जाता है। इसलिए सर्वाधिक कार्य कर रही है तो यहाँ पर कार्य करने के लिए ऊर्जा की सर्वाधिक आवश्यकता होती है।
ऊर्जा की सर्वाधिक आवश्यकता होती है तो कोशिका के लिए ऊर्जा कौन प्रदान करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी। इसमें सर्वाधिक पुनरावशोषण होता है, लिख दो। और नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, ये है पीसीटी। इसके अंदर जो मुख्य रूप से आपको याद रखना है, वो याद रखने की बात मैंने कहा माइक्रोविलाई की एक तो ब्रश बॉर्डर, क्या है? माइक्रोविलाई की, और सर्वाधिक पुनरावशोषण प्रदर्शित करती है, और ऊतक जो सरल घनाकार उपकला ऊतक की बनी हुई होती है। ठीक है, इस चीज़ों के बारे में आपको याद करना है। काहे नहीं याद करोगे भाई? करोगे ना? ठीक है, इसके बाद है हेनले लूप। हेनले लूप इधर कर लेते हैं अपन। ठीक है, हेनले लूप। लूप ऑफ हेनले। देखो, ये हेनले लूप होता है, ये पतला लंबी यू आकार की नलिका है। क्या है? पतली लंबी यू आकार की हेयर पिन सदृश संरचना है। बाल के अंदर जो पिन लगाते हैं उस पिन के समान दिखने में उस पिन के समान संरचना होती है, यू आकार की नलिका होती है। तो आप लिख सकते हो ये पतली लंबी यू आकार की नलिका है, यू आकार की हेयर सदृश, हेयर पिन सदृश, हेयर पिन सदृश नलिका है। क्या है? नलिका है। ठीक है, इस नलिका के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक तो नीचे की तरफ जाने वाला जो इस पीसीटी के अंदर खुलता है और पीसीटी के अंदर खुल करके नीचे जाकर के एक राउंड मारता है, वो वाला भाग अवरोही भाग है। और फिर ऊपर की तरफ जाता है और किस में खुलता है? डीसीटी के अंदर खुलता है, वो वाला भाग क्या कहलाता है? अवरोही भाग कहलाता है। इसकी दो भुजाएं हैं, इसकी दो भुजाएं हैं। पहला अवरोही भुजा, क्या है? अवरोही भुजा। ये अवरोही भुजा है। इसका जो पतला भाग होता है, देखो आपने चित्र के अंदर देखा है, चित्र के अंदर आपने ये देखा है कि अवरोही भुजा के दो भाग है। एक तो ऊपर की तरफ भाग दिखाई देता है, ये मोटा भाग दिखाई देता है, और एक नीचे की तरफ आपको भाग जो दिखाई देता है वो पतला भाग दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसका मोटा भाग, ये जो मोटा भाग होता है ये सरल घनाकार उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। सरल घनाकार उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। और पतला भाग, ये जो पतला भाग होता है वो सरल सल्की उपकला ऊतक का बना होता है। सरल सल्की उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। अपन दूसरी बात करें आरोही भुजा की। किसकी? आरोही भुजा की अपन बात करें। आरोही भुजा के अंदर भी ये जो मोटा भाग होता है ये क्या होता है? सरल घनाकार उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। सरल घनाकार उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। और पतला भाग सरल सल्की उपकला ऊतक का बना होता है।
सरल सल्की उपकला ऊतक का बना होता है। सरल सल्की उपकला ऊतक का बना हुआ। इसकी औतिकी आप ध्यान में रखोगे, मोटा भाग पतला भाग दोनों के किस प्रकार से बने हुए होते हैं, तो ये हेनले लूप है। ठीक है, इसके बाद ये हेनले लूप किस में खुलता है, किस में खुलता है, डीसीटी के अंदर खुलता है। किस में खुलता है, डीसीटी के अंदर। पढ़ते हैं डीसीटी। डीसीटी, और डीसीटी को कहते हैं दूरस्थ कुंडलित या संवलित कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका। देखो ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, ये हेनले लूप की कौन सी भुजा खुलती है, आरोही भुजा इसके अंदर खुलती है। कौन सी, आरोही भुजा इस डीसीटी के अंदर खुलती है। इस डीसीटी की जो सतह बनी हुई होती है, जो डीसीटी का निर्माण करती है, वो सरल घनाकार उपकला ऊतक करती है। इसकी जो आंतरिक सतह होती है, स्वतंत्र सतह, उसके ऊपर माइक्रोविलाई की ब्रश बॉर्डर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जल का पुनरावशोषण बहुत ही कम होता है। ठीक है, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो हमने कहा कि यह भी अत्यंत कुंडलित नलिका है। क्या है, अत्यंत कुंडलित नलिका है, और इसकी स्वतंत्र सतह पर, रुक जाओ पहले ऊतक का बोल दो, ये सरल घनाकार उपकला ऊतक से बनी होती है। ठीक है, लिख दो, इसकी स्वतंत्र सतह पर माइक्रोविलाई की ब्रश बॉर्डर कम होती है। ठीक है, ये चीज है वो आप ध्यान रखो। एक तो माइक्रोविलाई की ब्रश बॉर्डर कम होती है, और एक घनाकार उपकला ऊतक की बनी हुई होती है। ठीक है, इन दो चीजों का आप ध्यान रखोगे। फिर ये डीसीटी किस में खुलती है, सीटी में खुलती है, कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर खुलती है। सीटी या संग्राही नलिका, क्या बोलते हैं इसको, संग्राही नलिका। वास्तव में संग्राही नलिका है वो नेफ्रॉन का भाग नहीं है, नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये नेफ्रॉन से क्या होती है, दूर स्थित होती है, इसलिए ये नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है। देखो आगे लिख सकते हो ये पॉइंट, वास्तव में ये नेफ्रॉन का भाग नहीं है। नेफ्रॉन की डीसीटी इसमें खुलती है। ठीक है, अब देखो इस सीटी की आप नलिका को देखोगे तो छोटी छोटी और इसकी नलिका के प्रोजेक्शन इसके अंदर पाए जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के नेफ्रॉन्स इसके अंदर आकर के खुलते हैं। और बहुत सारी संग्रह नलिकाएं एक दूसरी नलिका में खुलती है, एक कॉमन नलिका में खुलती है, जिसको बेलिनी की नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, बेलिनी की नलिका। इस बेलिनी की नलिका के अंदर बहुत सारी संग्रही नलिकाएं आकर के खुलती है। ठीक है,
आप लिख सकते हो नेफ्रॉन की डीसीडीसी में खुलती है। देखो कई नेफ्रॉन एक संग्राही नलिका में खुलती है। और नीचे लिखो कि बहुत सारी संग्राही नलिकाएं हैं। बेलिनी की नलिका में खुलती है। किसकी? बेलिनी की नलिका में, बेलिनी की नलिका में खुलती है। ठीक है, तो बेलिनी की नलिका के अंदर ये खुलती है। इस नलिका को आप है वो माइंड में रखोगे, बेलिनी की नलिका। और ये बेलिनी की नलिका आगे किस में खुलती है? वृक्कीय अंकुर के अंदर खुलती है। किस में खुलती है? वृक्कीय अंकुर में खुलती है। वृक्कीय अंकुर आगे किस में खुलता है? वृक्कीय अंकुर आगे किस में खुलता है? अब संरचना हमने बताई थी, उस संरचना के अंदर आपको याद हो कि हमने इस किडनी की संरचना के अंदर, डायग्राम तो वापस बनाना संभव नहीं है, हमने इस किडनी की संरचना के अंदर इस प्रकार के प्रोजेक्शन आपको बताए थे। ये प्रोजेक्शन क्या है? ये प्रोजेक्शन क्या है? कैलिक्स है। क्या है? कैलिक्स। कैलिक्स किस में खुलता है? पेल्विस में खुलता है। किस में खुलता है? पेल्विस में खुलता है। और पेल्विस किस में खुलता है? हाइलम के अंदर खुलता है। तो बताया था मैंने। तो ये वाली बेलिनी की नलिका वृक्कीय अंकुर में खुलती है। फिर वृक्कीय अंकुर पेपिला, रीनल पेपिला, वृक्कीय अंकुर किस में खुलता है? इस कैलिक्स में खुलता है। कैलिक्स पेल्विस फिर यूरेटर में खुलता है, रक्त मूत्रवाहिनी में खुलता है। और मूत्रवाहिनी कहाँ खुलती है? यूरेटर, ब्लड मूत्राशय के अंदर है वो खुलती है। ठीक है, ये चीज। तो ये तो संरचना हुई पूरी। अब अपन थोड़ी है वो बात कर लेते हैं। देखो फिल्ट्रेट के प्रवाह का मार्ग, निस्यंद के प्रवाह का मार्ग, फिल्ट्रेट के प्रवाह का मार्ग अभी मैंने बताया जो, वो ही क्या है? फिल्ट्रेट के प्रवाह का मार्ग है। ठीक है, देखो हमने क्या कहा कि मूत्र का निर्माण होते समय सबसे पहले मूत्र मेलपिगी काय में, मेलपिगी बॉडी, ये मेलपिगी बॉडी किस में खुलती है? पीसीटी में खुलती है। ये पीसीटी किस में खुलती है? हेनले लूप में, लूप ऑफ हेनले। और ये हेनले लूप किस में खुलता है? डीसीटी में खुलता है। और ये डीसीटी किस में खुलती है? डीसीटी सीटी के अंदर खुलती है, कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर खुलती है, सीटी के अंदर खुलती है। ये सीटी किस में खुलती है? सीटी खुलती है, बहुत सारी मैंने कहा था कलेक्टिंग ट्यूब मिलकर के बेलिनी की नलिका का निर्माण करते हैं। ट्यूब ऑफ बेलिनी, ट्यूब ऑफ बेलिनी। और ये ट्यूब ऑफ बेलिनी किस में खुलती है? रीनल वृक्कीय अंकुर में, रीनल पेपिला। हिंदी में लिखते रहो साथ में, वृक्कीय अंकुर। और ये वृक्कीय अंकुर किस में खुलता है? रीनल कैलिक्स में खुलता है, रीनल कैलिक्स के अंदर वृक्कीय अंकुर, वृक्कीय,
वृक्कीय अंकुर तो यह है। और रीनल कैलिक्स किसमें खुलता है? रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस किसमें खुलता है? ये रीनल पेल्विस हाइलम के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं जो निकलती है उस नलिकाओं के अंदर खुलता है, जिसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी। और ये मूत्र वाहिनी किस में खुलती है? मूत्राशय में। किस में खुलती है? मूत्राशय में खुलती है। और ये मूत्राशय किस में खुलता है? मूत्र मार्ग में। मूत्र मार्ग के अंदर खुलता है। इस प्रकार से पूरा फिल्ट्रेट क्या होता है? चलता रहता है। इसको हाँ एक बार देख लीजिए, मैं स्याही डाल देता हूं। तो इस प्रकार से ये मूत्र प्रवाह का या फिल्ट्रेट के प्रवाह का मार्ग होता है। ठीक है। अब अपन एक चीज बताना चाहते हैं। एक होती है, हमने कहा था कि हेनले लूप के चारों ओर, अब ग्लोमेरुलस के अंदर जो केशिकीय जाल होता है, ये केशिकीय अभिवाही धमनिका के अंदर प्रवेश करने से और बाहर निकलती कौन सी है? अपवाही धमनिका है। अपवाही धमनिका आगे जाकर के दो अलग अलग नलिकाओं में बढ़ जाती है और एक वापस आकर के इस नलिकाओं के चारों ओर एक जाल का निर्माण करती है, जिसको कहते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा क्या है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है। ये देखो, वासा रेक्टा होती है, ये इस नलिकाओं के अंदर चारों ओर एक सघन जाल का निर्माण करती है और सघन जाल का निर्माण करके वहां से पुनरावशोषण करके सभी आवश्यक पोषक पदार्थों को और जल को, इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करती है? अवशोषित करने का काम करती है। ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं कि अपवाही धमनिका नलिकाओं के चारों ओर एक सघन जाल का निर्माण करती है। जाल का निर्माण करती है। यह नलिकीय पुनरावशोषण की क्रिया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। वासा रेक्टा होती है, ये क्या करती है? चारों ओर एक सघन जाल का निर्माण कर देती है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाती है? पुनरावशोषण की क्रिया के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं यहां से। अब अपन नेफ्रॉन्स के प्रकार के बारे में बात करते हैं। नेफ्रॉन्स कितने प्रकार की होती है? नेफ्रॉन्स होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के प्रकार। नेफ्रॉन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। स्थिति के आधार पर। किस पर है? स्थिति के आधार पर। ठीक है। स्थिति के आधार पर नेफ्रॉन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होती है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन।
कॉर्टिकल और जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, इसके दोनों के अंदर अंतर क्या होता है, बात करते हैं अपन अंतर की। देखो ये जो नेफ्रॉन होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये हमारे शरीर के अंदर टोटल नेफ्रॉन का लगभग 80 से 85% होता है। 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, ठीक है। तो लिख सकते हो कुल नेफ्रॉन का 85% होता है, ठीक है। और ये कुल नेफ्रॉन का कितना होता है, लगभग 15% होता है, ठीक है। अब अपन इसकी आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो मेलपिगी काय होती है ये कॉर्टेक्स के बाहरी किनारे तक है वो उपस्थित होती है। जैसे डायग्राम में मैं आपको बताऊं, यहां पर देखो, ये मान लो किडनी है, ठीक है, रफली डायग्राम अपन है वो बना रहे हैं, ठीक है। ये मैंने कहा कि इसके अंदर जो नेफ्रॉन होता है, ये नेफ्रॉन का जो मेलपिगी काय होता है वो मेलपिगी काय ये वाला, ये कहाँ तक स्थित होता है, इस कॉर्टेक्स के बाहरी किनारे तक स्थित होता है। तो आप लिख सकते हो कि इसमें मेलपिगी काय कॉर्टेक्स के बाहरी किनारों तक स्थित रहता है और इसमें मेलपिगी काय होता है वो कहाँ स्थित होता है, इसके जंक्शन पर स्थित होता है, यानी कि इस टाइप से है वो स्थित होता है। इसमें मेलपिगी काय कॉर्टेक्स मेडुला व कॉर्टेक्स के जंक्शन पर संधि तल पर स्थित होता है। अब अपन हेनले लूप की बात करें तो इसके अंदर जो हेनले लूप है वो लंबा होता है, अधिक लंबा प्रसारित होता है, यानी कि इसके अंदर ये जो हेनले लूप है वो इस मेडुला के अंदर कम दूरी तक प्रसारित रहता है, जबकि इसके अंदर हेनले लूप इस मेडुला के अंदर लंबी दूरी तक प्रसारित रहता है। हेनले लूप मेडुला में कम विस्तारित और इसमें हेनले लूप मेडुला में अधिक, यानी कि अधिक दूरी तक अधिक विस्तारित, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। और अंत में एक और इसके अंदर जो वासा रेक्टा होती है वो क्या होती है, अल्प विकसित होती है। क्या होती है, अल्प विकसित या कम विकसित होती है, जबकि इसके अंदर जो वासा रेक्टा होती है वो सुविकसित सुव्यवस्थित होती है। वासा रेक्टा अविकसित या अल्प विकसित, ऐसा लिखो, अविकसित अथवा अल्प विकसित। और इसमें वासा रेक्टा पूर्ण विकसित, क्या है, पूर्ण विकसित। इन चीज़ों का आप है वो ध्यान रखोगे, ओके। आपको ऐसी चीज़ें देख करके भावुक नहीं होना है, छोटी मोटी चीज़ें आपको याद करनी होगी, ठीक है। अब है, ये तो हुई नेफ्रॉन्स की बात।
अब अपन हमने कहा कि मूत्र निर्माण की मुख्य क्रियाविधि के अंदर नेफ्रॉन की मुख्य भूमिका होती है। तो इस नेफ्रॉन के अंदर मूत्र कैसे निर्मित होता है, मूत्र निर्माण की क्या प्रोसेस है, वो मूत्र निर्माण किस प्रकार से होकर के गुजरता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम कल मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में, महत्वपूर्ण क्रियाविधि के चरणों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले ये चीज़ें आप है वो बार बार रिवाइज करते रहिए, इन चीज़ों को आप है वो बार बार याद करते रहिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे ए स्टडी पॉइंट में बने रहिए और लगातार आप क्लास लेते रहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल है वो अपन पढ़ेंगे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। कल वाला जो चैप्टर का जो पार्ट होगा, कल वाली जो क्लास होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है वो इधर उधर के एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं, और बोर्ड के एग्जाम से संबंधित अगर आप पढ़ रहे हो तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण जो निम्नात्मक प्रश्न आते हैं, बड़े प्रश्न आते हैं, उन बड़े प्रश्नों की दृष्टि से वहाँ से बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेगी, डिटेल मिलेगी। इसके अलावा छोटे छोटे प्रश्न जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर आते हैं वो वहाँ से बहुत सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके साथ में आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए ए स्टडी पॉइंट। धन्यवाद, आभार, थैंक यू।